नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, एकलव्य कोचिंग क्लासेस बांसवाड़ा। आज हम चर्चा करेंगे समसामयिकी करंट इवेंट्स पे, जो आप नित्य अखबार में पढ़ते हैं उसी पे चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, चाहे ईओआर की हो, चाहे आरएस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो, लगभग सभी जगह करंट इवेंट्स धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल का आ रहा है। तो उसी लेवल पे हमें तैयारी करनी है। तो आज हम करेंगे शुरुआत कि करंट कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ना है अपन को, ठीक, तो उस पर चर्चा करते हैं, ना समय ना गवाते हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 12 जून 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग, प्रश्न क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण किया है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया नया, तो वह है हमारे यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट करंट का प्रश्न। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ पुराने क्वेश्चन जो आप अलग अलग चैप्टरों में पढ़ते हैं, तो कुछ छोटी मोटी चर्चा आप यहाँ पर करते हैं। अब बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के हमारा जो संविधान का भाग है कौन सा, भाई भारतीय जो संविधान है उसके अंदर भाग संख्या 14 और अनुच्छेद 315 से लेके 323 के मध्य संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है। अब थोड़ा इसका इतिहास देखते हैं कि इन केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग है, उनकी स्थापना कैसे हुई। तो देखिए, हमारे यहाँ पर 1919 का अधिनियम आता है, भारत शासी अधिनियम 1919 का एक्ट। इसी एक्ट के तहत सर्वप्रथम एक लीग कमीशन आयोग का गठन किया जाता है वर्ष 1924 में, और उसी की तर्ज पे, उसी की सिफारिश पर 1926 में हमारे यहाँ पे लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। तो एक्ट कौन सा हो गया, 1919 का, और लीग कमीशन तो आपका कौन सा है, लीग कमीशन। तो लीग कमीशन, इस आयोग का गठन किया जाता है 1924 में और इसकी सिफारिश लागू होती है 1926 में। तो 1926 में ही हमारे यहाँ पर क्या बन गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो भारत के अंदर जो हमारा लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना कब की जाती है, 1926 में की गई। कमीशन कौन सा आपका, ली कमीशन। एक्ट कौन सा है, 1919 का। लेकिन इस एक्ट, इसमें जो ली कमीशन था उसमें कमी थी कि उन्होंने केंद्र के लिए तो केंद्र के लिए तो बता दिया कि भाई आप ऐसा आयोग बनेगा, लेकिन राज्यों को लेकर उसमें कोई बात नहीं कही गई। उसके बाद हम देखते हैं 1935 का अधिनियम आता है। इस 1935 के अधिनियम में पहले तो जो आपका लोक सेवा आयोग है उसका नाम बदलकर क्या किया गया, संघ लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है। तो पहले तो उसका नाम बदला, संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत 1937 में इसकी धारा थी 264 के तहत कहा गया कि प्रत्येक राज्य में उसका स्वयं का एक लोक सेवा आयोग होगा, इस प्रकार की बात कही जाती है। तो 1937 के अंदर धारा 263 में क्या कहा गया कि भाई राज्यों के लिए भी क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग होगा। उस समय राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, बीकानेर रियासतों में अपने स्वयं के लोक सेवा आयोग स्थापित हो चुके थे।
तो हमारे राजस्थान में देखें तो 1937 की धारा 264 के तहत जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, इन रियासतों में क्या थे, अपने स्वयं के लोक सेवा आयोग थे। बाद में ऑल ओवर राजस्थान के लिए एक लोक सेवा आयोग की बात कही जाती है। उसको लेकर सवाई मान सिंह जो जयपुर के उस समय के महाराज प्रमुख है, उनके द्वारा एक अधिसूचना लाई गई। तो 16 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी की गई, या फिर ध्यान दें आप, तारीख बदलेगी। इस अधिसूचना का प्रकाशन 20 अगस्त 1949 को हो रहा है। ये क्या हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 22 दिसंबर 1949 को हमारे यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। उसी के तहत इसकी स्थापना मान ली जाती है। तो स्थापना कब हुई, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है, 22 दिसंबर 1949 को। जबकि इसकी अधिसूचना कब जारी की गई, 16 अगस्त 1949। और प्रकाशन कब होता है अधिसूचना का, 20 अगस्त 1949 को। और इसी के तर्ज पे 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना कर दी गई। इस तरह हम देखते हैं कि अभी इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब थोड़ा और आगे जाते हैं तो हम देखते हैं इसमें आगे देखते हैं सदस्य की बात करें। सदस्य इसमें उस समय 1+2 बराबर 3 सदस्य किए गए, और बाद में इनकी बढ़ते बढ़ते संख्या 7+1 बराबर 8 हो गई, और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ाकर 10 की जाएगी, ऐसा अभी कहा गया है। कार्यकाल देखें भाई, आरपीसी के जो सदस्य इनका कार्यकाल क्या बताया गया, तो 6-62 इनका कार्यकाल हो गया। उसके बाद इनका जो प्रथम अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष एसके घोष। उसके बाद देखें सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल डीएम तिवाड़ी। न्यूनतम टीएस यादव। आरपीएससी से यूपीएससी में जाने वाली पहले सदस्य के रूप में कांता कथुरिया, और सेकंड नंबर पे प्रकाशवती शर्मा, जो कि आपके आरपीसी सदस्य होते हुए यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गई थी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि भाई त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन है या पहली महिला कौन है, तो हमारे त्याग पत्र देने वाले भी ये हो गए। त्याग पत्र फर्स्ट टाइम किसने दिया, इन्होंने दिया। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं और देखें फैक्ट और क्या हो सकते हैं, और फैक्ट हो सकता है आपका पद पर मरने वाले। मृत्यु की बात करें तो पद पर कौन कौन मरे अब तक, एकमात्र जसवंत सिंह राठी, और बर्खास्त होने वाले कौन हो गया आपके, बाबूलाल कटारा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है आपके, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गया आपका, उत्कल रंजन साहू। तो हमने क्या देखा भाई, आरपीसी की स्थापना हमने कहा भाई 1937 के
जो धारा 264 के तहत आरपीएस की स्थापना होती है। उस समय राजस्थान की 3 ऐसी रियासत जिनका स्वयं का लोक सेवा आयोग था। जयपुर, उसमें जोधपुर आपका जयपुर है, उसके बाद बीकानेर हो गई, उसके बाद ऑल ओवर राजस्थान के लिए एक आयोग के गठन की बात कही गई। उसकी अधिसूचना जारी होती है 16 अगस्त को, फिर प्रकाशन 20 अगस्त को हुआ। उसके बाद 22 दिसंबर 1949 को आरपीएस की स्थापना की गई। प्रथम अध्यक्ष एसके घोष साहब हो गए। सर्वाधिक कार्यकाल किसका हो गया? डीएम तिवारी हो गए। न्यूनतम कार्यकाल पीएस यादव हो गया। आरपीएस यूपीएससी में चयनित होने वाले या जाने वाले कांता कतूरिया और प्रकाशपति। पद पर मरने वाले जसवंत सिंह राठी। और वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? यूआर साहू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे देखें आप। मार्च 2025 में भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहां पर शुरू किया गया? तो ये भारत का पहला, पहली बात तो क्या है, ये भारत का पहला है, भारत का पहला सिकल सेल। तो सिकल सेल एक बीमारी होती है, तो उससे जुड़ा हुआ हब कहां पर खोला गया? आपका उदयपुर के। कहां पर खोला गया? आपका उदयपुर। अब थोड़ा और देखें, ये जो जिस चर्चित स्थान हम देखें तो लोहाली गांव है आपका। ये सोलर सिंचाई लिफ्ट को लेकर चर्चा में रहा। फिर आता कुंडी सैंड ड्यून्स जो कि जैसलमेर के अंदर है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया? राज्य स्तरीय, क्या बनाया गया आपका? राज्य स्तरीय योग दिवस, योग दिवस मनाया गया। तो आपसे पूछ सकता है तो राज्य स्तरीय योग दिवस कहां पर मनाया गया और भारत में कहां मनाया गया? तो विशाखापट्टनम। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछ ले भाई भारत में योग दिवस कहां पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का? तो विशाखापट्टनम के अंदर। और राजस्थान में कहां पर मनाया गया? कुड़ी सेंट ड्यून्स जैसलमेर में मनाया गया। और राज्य स्तरीय योग, इससे जुड़ा एक पोर्टल भी ध्यान रखिए आप। पोर्टल का नाम है संगम। पोर्टल का नाम क्या है? संगम, जहां पर लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस तरह एक क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं यहाँ पर। क्या जोड़ेंगे? योग नीति, योग नीति जारी करने वाला या बनाने वाला प्रथम राज्य, प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तराखंड। हमारा प्रथम राज्य कौन सा हो गया? उत्तराखंड। तो पहला क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया हमने कि भाई भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहां पर खोला गया? तो हमने बताया उदयपुर में खोला गया आपका। फिर हमने कहा लोहाली गांव हाल ही के दिनों चर्चा में क्यों रहा? तो यहाँ पर पहली जो आप कह सकते हैं सोलर सिंचाई प्लेट होती है वो लगाई गई आपकी। फिर आप कह सकते हैं अगला क्वेश्चन ये आपका कुड़ी सेंट ड्यून्स है जो जैसलमेर में, जहाँ राज्य स्तरीय योग दिवस मनाया गया आपका। फिर पोर्टल कौन सा है? संगम पोर्टल हो गया आपका। योग नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तराखंड हो गया। हमारे ऑल ओवर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए कहाँ पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का? तो हमने कहा विशाखापट्टनम मनाया गया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए, प्रश्न क्या है? प्रदेशों में खनिज की खोज के लिए, किसके लिए? खोज के लिए पहली बार एआई का उपयोग करते हुए पायलट प्रोजेक्ट पे चयनित जिले कौन से? आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम क्या करें? खनिजों की खोज कर रहे हैं। तो स्थान कौन से आपके? तो आपका राइट आंसर है इसमें भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़। तो एआई के माध्यम से हम क्या करेंगे? खनिजों की खोज करेंगे। आप चाहो तो इसको याद कर सकते हैं, BBC। तो BBC एक हमारा चैनल भी है, ठीक है। तो BBC ये हमारे क्या 3 जिले हो गए, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़, जहाँ पर क्या की जा रही है? खनिजों की खोज की जाए। तो BBC है, ये जिले हो गए। और एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हम क्या कर रहे हैं? खनिजों की खोज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, प्रश्न आपका है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं?
अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो कितने जिले शामिल आपके? 19। कितने जिलों के आपके? 19 जिले इसमें शामिल है आप। अब हम थोड़ी बात करते हैं अरावली पर। ये ग्रीन वॉल बनाई जा रही है, लगभग 700 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी ऐसी ग्रीन वॉल बना, क्योंकि अरावली का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है या उसका अपक्षय हो रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। पहले प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भाई ये प्रोजेक्ट किसका है, तो हमें ध्यान रखना है ये केंद्र सरकार की योजना है। किसकी? ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, एक बात। दूसरी बात, कौन कौन से इसमें शामिल है, तो हमने कहा इसमें भाई आपका हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। भाई अरावली का विस्तार भी इन्हीं में, भाई आप देखें अरावली जो विस्तार भी कहां मिलेगा, इन्हीं स्थानों पे आपको मिलता है। अब हमने कहा केंद्र सरकार की योजना है, तो इस तरह हम देखते हैं इन चारों को मिला दें तो इसमें टोटल कितने हैं आपके? 29 जिलों को शामिल किया गया। इसमें कितने का किया गया आपका? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में 4 राज्यों को मिलाकर 29 जिलों को शामिल किया, जिसमें 19 का है केवल राजस्थान में। तो सबसे ज्यादा ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के जिलों को शामिल किया गया। अब हम अरावली की बात करते हैं, तो अरावली है जो अरावली पर्वतमाला है। प्रश्न पूछा जाता कई बार कि भाई जो माला है ये किस युग की है, तो आप बता सकते हैं प्री कैम्ब्रियन युग से जुड़ी हुई आपकी। एक बात, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो शुरुआत देखते हैं, पहले तो भाई कच्छ की खाड़ी से थी, लेकिन अपक्ष होते होते अब ये कहां दिखती है हमें? पालनपुर। पालनपुर जो कि पड़ता कहां पर है आपका? गुजरात, वहां से शुरू होती है और इसका विस्तार कहां तक है आपका? तो आप देखेंगे रायसीना, रायसीना की पहाड़ियां हैं नई दिल्ली तक, वहां तक इसका विस्तार है। टोटल लंबाई देखें तो 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर टोटल क्या है? पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना दिल्ली तक फैली हुई है। और राजस्थान की बात करें तो इसमें राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 550 किलोमीटर, लगभग 80% भाग हो गया। तो अरावली का 80% कहां पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में इसका प्रवेश द्वार अगर आप देखना चाहें तो बता सकते हैं इसका प्रवेश कहां से होता है? प्रवेश कहां पर? खेड़ ब्रह्मा सिरोही, खेड़ ब्रह्मा सिरोही इसका प्रवेश द्वार है। और जो अंतिम स्थान है राजस्थान में कौन सा? खेतड़ी, जो कि आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। खेतड़ी, झुंझुनू, ये राजस्थान में हो गए। तो राजस्थान की कुल लंबाई 550 है, जहां पर प्रवेश द्वार कौन सा है? खेड़ ब्रह्मा सिरोही, और अंतिम स्थान कौन सा है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। थोड़ा और जोड़ते हैं अपन, और जोड़ेंगे तो क्या देखेंगे भाई, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत हाइट बात करें, हाइट कितनी हो गई? 930 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। तो सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है? सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर हो गई? सिरोही, सिरोही। सबसे कम कहां पर है? न्यूनतम न्यूनतम कहां पर हो गई आपकी? जयपुर,
उसके बाद अगर आपसे और पूछे तो औसत ऊंचाई तो हो गई आपकी 930 मीटर, और सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है? सिरोही में। न्यूनतम कहाँ पर है? आपकी जयपुर में। आपसे बोले सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, और जोड़ देते थोड़ा सा। सर्वाधिक विस्तार कहाँ देखने मिलता है आपको? उदयपुर। और न्यूनतम अजमेर। ये लो। तो देखो हमने कितनी सारी चीजें जोड़ दी। करंट कब याद रहता है? जब आप उसके साथ कुछ ट्रेडिशनल चीजें जोड़ते हो। एक आपका थोड़ा छोटा मोटा टॉपिक भी हो गया आपको, प्लस आपका रिवीजन भी हो रहा है। यहाँ पर करंट का क्वेश्चन भी सामने आ गया। प्रश्न आपसे सीधा पूछा, अरावली सीधा पूछे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट राजस्थान में कितने जिले शामिल? तो आप फटाक से बताएं 19। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इससे ये अरावली चर्चा में आ गई तो अब आपसे क्या पूछेगा? इससे जुड़े पुराने प्रश्न पूछ लेगा भाई। पहले बात तो ये बोले केंद्र किसकी योजना है? केंद्र सरकार की। उलझा देगा राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, या संयुक्त योजना, या उत्तम से कोई नहीं। तो समस्या आ जाएगी। तो याद रखना केंद्र सरकार का। कौन कौन से शामिल है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। शॉर्ट कर सकते हैं HRGD। तो ये हमारे इसमें शामिल हो गए। टोटल जिले कितने हैं? 29 इस परियोजना में। उसमें राजस्थान कितने जिले शामिल है आपके? 19। कितने हो गए आपके? 19। अरावली थोड़ी बात करी। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम भौगोलिक पर्वत श्रृंखला है और नवीनतम एक प्रकार से। और कौन सी युग से जुड़ी है? आपकी प्री कैम्ब्रियन युग से जुड़ी हुई है। अगर इसका विस्तार देखें तो ये पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है और रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है। टोटल लंबाई 692 किलोमीटर। इसमें राजस्थान की बात, राजस्थान का हिस्सा कितना है? 550 किलोमीटर हो गया, लगभग 80% भाग आ गया। इसका राजस्थान में प्रवेश पूछ ले कि अरावली का राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर होता है? तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही। और अंतिम स्थान कौन सा? खेतड़ी झुंझुनू, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। ठीक। फिर हम बात करें कि इसकी औसत एच ऊंचाई कितनी? कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। औसत ऊंचाई कितनी हो गई? 930 मीटर। फिर सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो सर्वाधिक विस्तार आपको उदयपुर, सबसे कम अजमेर, और सर्वाधिक ऊंची कहाँ पर है? सिरोही। और सबसे कम कहाँ है? जयपुर। हो गया ये लो। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 28 मई 2025 को देश में पहली बार पोटाश खनन की नीलामी कहां पर की गई? तो पोटाश क्या है? ये हमारा खनन है। तो पोटाश के भंडार की बात करें तो पोटाश का जो आपका नीलामी की जाएगी वो कहां पर की जा रही है? आपकी बीकानेर और हनुमानगढ़। राइट आंसर क्या हो गया आपका? बीकानेर और हनुमानगढ़। अब आपसे पूछ सकता है कि भाई पोटाश पट्टी, तो पोटाश से जुड़े हुए जिले कौन से? तो आपने राजस्थान का ऐसे नक्शा देखा है। ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे गंगानगर, यहाँ से अड़ता हुआ आपका हनुमानगढ़, फिर आपका चूरू, इधर थोड़ा सा अड़ता हुआ आपका नागौर, फिर यहाँ पर कौन सा आ गया आपका? बीकानेर। ये क्या है? आपकी पोटाश पट्टी हो गई। तो पोटाश है क्या? पूरक जो खनिज है एक प्रकार का, इसका निर्माण किसमें करेंगे? खाद्य उत्पादन में करेंगे। तो पोटाश के भंडार सर्वाधिक कहां पर है? बीकानेर, हनुमानगढ़। इधर से आपका कौन सा आ गया? चूरू, इधर से नागौर और बीकानेर। ये भूभाग है पूरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। राज्य सरकार द्वारा बर्तन बैंक योजना, देखो नई योजना है, कैसी? देखो अटपटी है। बर्तन बैंक योजना के पहले चरण में कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया? तो बर्तन बैंक के रूप में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया? उसका राइट आंसर आपको कितना है? 1000 ग्राम पंचायत। तो प्रारंभ में कितनी हो गई? प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। ये हमारा बजट का प्रश्न है। बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। अब देखिए बर्तन बैंक योजना क्या है? तो इसका देखो उद्देश्य क्या है कि भाई जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और क्या करना है? समाज को बढ़ावा देना या सामाजिक एकता
को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। फिर क्या करेंगे, तो पहला राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कहां पर खुलेगा, फर्स्ट बैंक कहां पर स्थापित किया गया, तो आपकी खैराबाद। कौन सी जगह, खैराबाद। ब्लॉक है आपका कोटा। तो राजस्थान में पहला बर्तन बैंक कहां पर स्थापित किया गया, आपका खैराबाद कोटा में। मेन उद्देश्य क्या है कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, फिर सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। और इसमें है क्या चीज है, बर्तन बैंक है क्या, तो यहाँ पर एक राज्य सरकार क्या करेगी, प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1-1 लाख रुपए देगी। कितना देगी, 1-1 लाख रुपए देगी। और क्या बनाएगी, एक बैंक स्थापित करेगी जहां पर आपको क्या मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, बर्तन। तो बर्तन बैंक हो गया, जहां पर आपको बैंक जैसे पैसा देता है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, मतलब 6 सेट, आधा दर्जन आप सेट लेंगे तो आपसे 3 रुपए ले जाएंगे। तो कितने हो गए, 6 बर्तन आप लेने गए और आपसे कितने रुपए ले जाएंगे, आपके 3 रुपये मात्र। तो 3 रुपये शुल्क देकर आप क्या ले सकते हैं, वहां से बर्तन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने होता है शादी ब्याह के अंदर हम क्या करते हैं, धर्मशाला में जाते हैं, वहां से हम बर्तन लेते हैं, फिर उनको उपयोग करते हैं, उसके बाद हम वापस दे देते हैं। इसी तरह की योजना ये, वहां सरकार क्या कर रही है, 1 लाख रुपए के माध्यम से बर्तन रखवाएगी, आप वहां जाकर उससे उधार ले सकते हो। कितने रुपए, मात्र 3 रुपए के अंदर। कितने बर्तन, 6 बर्तन। अब आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में प्रथम बैंक की स्थापना कहाँ की गई, आप बता सकते हैं खैराबाद कोटा के अंदर। उद्देश्य ये प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया जाए। अब देखो खैराबाद है ये, और जोड़ना चाहे तो यहाँ पे एक प्रश्न और जुड़ता है आपका कि राजस्थान का पहला खिलौना बैंक, कौन सा बैंक, खिलौना बैंक, कहां पर स्थापित किया गया, खैराबाद कोटा में। तो प्रश्न कितने साथ जुड़ गए, पहले हमने कहा प्रथम चरण के अंदर 1000 पंचायतों को शामिल किया गया। फिर हमने कहा कि भाई इसमें पहला बर्तन बैंक कहां पर स्थापित हुआ, तो हमने कहा खैराबाद कोटा के अंदर। फिर हमने ये कहा कि 1 लाख के बाद 1 लाख बैंक 1 लाख रुपए की सहायता से बर्तन बैंक खोले जाएंगे। कीमत क्या रहेगी, अगर कोई लेना चाहता है तो 6 बर्तनों की कीमत क्या है, 3 रुपया। और इसी तरह हमने जोड़ा, थोड़ा सा क्या जोड़ दिया कि राजस्थान में पहला खिलौना बैंक कहां पर स्थापित हुआ, तो कहां पर हुआ, आपका खैराबाद कोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एनबी स्टेट इंडिया 2025 प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये आपका, इसका राइट आंसर है आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन, यात्री पूछा है। क्या पूछा है पहले प्रश्न में कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ISS पर पहुंचे, क्या पहुंचने वाले कौन थे, तो यात्री पूछा गया। यात्री कौन है हमारे, तो शुभांशु शुक्ला साहब है, जो भी हाल ही में जाकर आए। तो प्रश्न समझे एक बार, प्रश्न क्या पूछा गया कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, क्या पूछा गया आपसे, अंतरिक्ष यात्री पूछा, जो वहां पर जाके इन्होंने कदम रखे वो। और ऐसे तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रश्न पूछ ले, तो अंतरिक्ष में जाने वाले तो हमारे कितने हो गए, 5 है टोटल। कितने हो गए हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले, उनकी संख्या कितनी है, टोटल 5 है आपके। जैसे हम बात करें जैसे ये राजाचारी, तो ये आपके 2021 में जाके आ गए। सुनीता विलियम्स से वर्ष 2006 में गई, उसके बाद 2012 में, उसके बाद 2024 में। ये लोग अंतरिक्ष में 3 बार जा चुके। इस तरह आपके राकेश शर्मा, ये त्रिवेदी काट दो और यहाँ पे क्या कर देते, शर्मा कर देते, तो ये हमारा एक प्रश्न हो जाएगा। तो राकेश शर्मा कब गए, वर्ष 1984 में। ये लोग, एक कौन बच गया, तो एक हमारे बच गए कौन सी, कल्पना चावला। ये लोग कल्पना चावला, जो कि आपकी 1997
और उसके बाद 2003, और जब रिटर्न लौटते हैं तो उसमें इनकी डेथ हो जाती है। तो कल्पना चावला हो गई। तो ये तो वो व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में गए हैं, लेकिन यात्री के रूप में जाने वाले पहले कौन है आपके? शुभांशु शुक्ला साहब। ठीक है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो ISS पर पहुंचे हैं वो कौन है? शुभांशु शुक्ला साहब है। और इससे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले हमारे 5 हो गए। तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन है आपका? राकेश शर्मा है। इसे ध्यान रखें क्योंकि पुराना प्रश्न यही बन सकता है। सर्वाधिक बार जाने वाले सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितने मेगावाट क्षमता, मतलब केंद्र सरकार ने कितनी मेगावाट क्षमता के बैटरी स्टोरेज राजस्थान को आवंटित किए हैं? एक्चुअल क्वेश्चन है, कितना है? 4000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रश्न आ रहा है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 के युवा कौन सा पुरस्कार आ गया? युवा। दूसरा क्या पूछा? बाल साहित्य पुरस्कार क्रमशः प्रदेश के किन साहित्यकारों को सम्मानित किया है? प्रदेश यानी राजस्थान के। प्रश्न क्या है कि साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2025 में युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार क्रमशः किनको दिया गया? इजी हो गया। तो हम बात करेंगे भाई, पहला ऑप्शन गलत हो गया, फिर आपका तीसरा राइट। पूर्णचंद गोदारा, चले युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया। अगला हमारा कौन सा है? भोगीलाल पाटीदार। थोड़ा करेक्शन देखें इसमें, तो भोगीलाल पाटीदार, इनको क्या दिए गए? युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए। ठीक है, तो साहित्य अकादमी द्वारा युवा और बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए। अब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, युवा पुरस्कार किसको दिया गया, बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो हम देखते हैं क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। देखो, हम बालक होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लाल। तो बाल लाल, ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये भोगीलाल को याद रख सकते हैं कि बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? भोगीलाल पाटीदार को दिया। ये कहाँ से? आपके बांसवाड़ा से। कहाँ से? आपके बांसवाड़ा से, जहां से ये कोचिंग संचालित हो रही है, एकलव्य कोचिंग क्लासेस बांसवाड़ा, वहीं के रहने वाले, इन्हें दिया गया है। इसी तरह पूर्णचंद गोदारा है, तो ये कहां से हो गया? आपके बीकानेर से। कहां से हो गया? आपके बीकानेर से। ये लो, अब थोड़ी सी इनकी पुस्तकें देखते हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी कौन सी? आपकी पखेरु नी पीड़ा। पखेरु नी पीड़ा, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह पूर्णचंद गोदारा की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? अंतस रे अंतसरे आंगण। ठीक, तो पूर्णचंद गोदारा की पुस्तक का नाम था अंतसरे आंगण। फिर ये कौन से? भोगीलाल पाटीदार की कौन सी होगी? पखेरुनी पीड़ा। अब थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि इसको याद कैसे किया जाए। हम याद कर सकते हैं कि भाई याद कैसे करेंगे भाई? जो आपके भोगीलाल पंड्या साहब हैं, कौन? भोगीलाल पाटीदार है। तो यहाँ इसी प्रदेश में, वागड़ प्रदेश में, भोगीलाल पंड्या के नाम से भी व्यक्ति हुए जिसे वागड़ का गांधी कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं जी भाई भोगीलाल थे, जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु को बोलते हैं हम जैसे प्राण निकल गए, तो प्राण पखेरु। ठीक है, जब प्राण निकल गए, ठीक है, तो सबको क्या होती है? पीड़ा। तो इस तरह थोड़ा ट्रिकली याद कर सकते हैं आप भी कि भोगीलाल पाटीदार है, उनकी कृति कौन सी है? पखेरुनी पीड़ा। इसका आप देख लेना। देखो, एक थोड़ा सा आप देखें, एक प्रश्न और आता है, इससे मिलती जुलती पुस्तक है आपकी अंतस रो ओलमो। देखो कितना नाम मिलता जुलता सारा है, अंतस रे आंगण, अंतस रो ओलमो। तब ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? देवीलाल मैया। किसकी हो गई? मैया या दैया जो भी है,
ठीक है। तो देवीलाल मैया की जो पुस्तक का नाम क्या है, अंतस्रो ओलमो, जबकि पूनम चंद गोदारे की पुस्तक का नाम क्या है, अंतस्रो रेआंगण। इतना ही अंतर इसमें ध्यान रखना। अब देखिए, ये जो साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य भी देती है, इसके अलावा देखो 22 भाषाओं के लिए पुरस्कार देती है। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी कहां पर है, जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है कहां पर, तो आपकी कहां पर होगी, नई दिल्ली। कहां पर है आपकी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या कितनी भाषाओं के लिए पुरस्कार देती है, ये 22 भाषाओं के लिए देती है। जो हमारी 22 भाषा हैं उनके लिए पुरस्कार देती है। हमें 3 ध्यान रखने हैं, कौन कौन से। नंबर 1 हिंदी के लिए ले लो आप, उसके बाद राजस्थानी भाषा के लिए देख लो, और अंग्रेजी के लिए। ठीक, हिंदी के लिए किसे दिया गया, गगन गिल। राजस्थानी के लिए किसे दिया गया, मुकुट मणि। अंग्रेजी के लिए क्रिस्टीन ईरे। ईरे पुस्तक कौन सी थी, स्प्रिट नाइट। मुकुटमणि की कौन सी है, कोटा से है ये, और अरे गांव अम्मा। गगन गिल की जब मैं आई बाहर, इनके लिए दिया गया। तो 22 भाषाओं के लिए हमें पूरे याद नहीं करने हैं, हमें याद कौन से करने हैं, ये वाले। केंद्रीय साहित्य अकादमी 22 भाषाओं के लिए पुरस्कार दी, इसमें मुख्य कौन सा, हिंदी का, तो गगन गिल के लिए कौन सी पुस्तक है, जब तक मैं आई बाहर। राजस्थानी भाषा के लिए मुकुटमणि, और गांव पुस्तक का नाम क्या, अरगांव अम्मा। इस तरह अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया, क्रिस्टीन ईरे को, पुस्तक कौन सी, स्प्रिट नाइट हो गई। उसके बाद हम क्या देखते हैं, राजस्थान में युवा और बाल साहित्य हो गई है। अब थोड़ा सा एक चीज और याद करते हैं, क्या याद करते हैं, साहित्य अकादमी भारतीय हो गई। इस तरह राजस्थान में देखते हैं, देखो नक्शे में याद करेंगे, कैसे याद होगी आपको। यह आपका राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। देखो सबसे नीचे यहां पर आपका उदयपुर आता है, फिर थोड़ा ऊपर गए, मध्य में आ गया आपका जयपुर, यहाँ पर क्या आ गया आपका बीकानेर। तो हमारे यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण साहित्य अकादमियां हैं। सबसे पहले आती है उदयपुर वाली, किसकी बात करते हैं, उदयपुर की। नक्शे में याद हो जाएगा आपको। इधर आपका कौन सा आ गया, जयपुर आ गया, यहाँ पर कौन सा आ गया आपका, बीकानेर। चलो शब्दों का फेर, यहां पर आएगा, नाम रहेगा राजस्थान साहित्य अकादमी, ठीक है। इसका नाम क्या है, राजस्थान साहित्य अकादमी। जयपुर जाएंगे तो नाम में एक शब्द और जुड़ जाएगा, राजस्थान साहित्य एवं भाषा अकादमी। ये लो, तीसरा शब्द जुड़ जाए, क्या जुड़ेगा, राजस्थान साहित्य भाषा एवं सांस्कृतिक अकादमी। ये तो 3 साहित्य अकादमी हमारी जो महत्वपूर्ण है, जिनकी ओर से पुरस्कार दिए जाते हैं। उदयपुर है तो उदयपुर में क्या है, राजस्थान साहित्य अकादमी है, ठीक है। उदयपुर में कौन सी आपकी, राजस्थान साहित्य अकादमी है। क्या रहा शब्द, साहित्य अकादमी। शब्द एक और जुड़ गया साहित्य के साथ, भाषा, तो कहां चले गई, जयपुर। एक शब्द और जोड़ दिया हमने, क्या, संस्कृति, तो राजस्थान साहित्य भाषा एवं सांस्कृतिक अकादमी है, तो उसका मुख्यालय कहां पर है, बीकानेर। राजस्थान साहित्य एवं भाषा अकादमी है, तो उसका मुख्यालय कौन सा है, जयपुर।
फिर अगर आपसे पूछे राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, उदयपुर। अब ये अलग अलग प्रकार के पुरस्कार देती है, क्या देती है, आपके अलग अलग प्रकार के पुरस्कार देती है। ये जैसे आपकी मीरा पुरस्कार देती है, आपकी रांगे राघव पुरस्कार देती है। इसके अलावा आप इधर गए राजस्थान साहित्य एवं भाषा अकादमी, तो ये आपका सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार देती है। उसके बाद पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार देती है। तो इस प्रकार के पुरस्कार हैं जो हम अगली क्लास में उनको देखेंगे। तो आपको ध्यान रहे ये अकादमियां ऐसे ऐसे याद रखनी है कि केवल साहित्य है तो उदयपुर, भाषा जुड़ जाए जयपुर और संस्कृति जुड़ जाए तो बीकानेर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर होगी 2025 में। तो कहाँ पर होती है आपकी बड़ी बैठक है, तो सीधी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी लगभग बैठक होगी कहाँ पर होगी आपकी, दिल्ली में। तो ये भी कहाँ पर होगी आपकी, दिल्ली में। वायु से ध्यान रखना, अभी हमारे यहाँ पर प्लेन दुर्घटना हुई तो उसकी जांच के लिए कमेटी बनी है, उसका नाम ध्यान रखना। जांच कमेटी का अध्यक्ष कौन है, संजय झा साहब। जो इतना भी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ तो उसकी जांच के लिए कमेटी बनी, उसका नाम क्या है, संजय झा साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो लेवेंडर महोत्सव, तो लेवेंडर है क्या चीज, तो ये एक सुगंधित पौधा होता है। क्या है आपका, सुगंधित पौधा है जिसका प्रयोग परफ्यूम, अगरबत्ती इनमें किया जाता है। और लेवेंडर की जो खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर प्रदेश। तो इसी का एक शहर है भद्रवाह। ठीक, और इसका जो तेल है लगभग 10,000 रुपया पर लीटर बिकता है। ये भी इसकी महत्वपूर्ण बात है। तो लेवेंडर ना सुगंधित जो पुष्प वगैरह उसका फसल को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के महोत्सव आयोजित किए गए। अब पूछ ले कभी आपसे कि लेवेंडर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो भद्रवाह, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल प्रश्न है भी। 2025 में ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकारियोस सम्मान किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया। प्रश्न क्या, एक बार सुने। ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकारियोस सम्मान किस देश ने दिया, तो किसने दिया आपका, साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो किसके सहयोग से बनने जा रहा है, तो इसमें ये हमारे चारों ऑप्शन गलत है। इसका जो राइट आंसर है आपका, तो देश कौन सा है, नॉर्वे। कौन सा आपका, नॉर्वे। ठीक है, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। और अगर आप देखेंगे तो नॉर्वे क्या कहते हैं, मध्य रात्रि में यहाँ पर क्या होता है, सूर्य उदय होता है। तो भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किसके सहयोग से स्थापित होगा, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण कब संपन्न हुआ। तो नोमैडिक एलिफेंट नाम से भारत और मंगोलिया कि जो दोनों सेनाओं का एक युद्धाभ्यास होता है, ये कहाँ पर हुआ, तो ये अभी इस बार कहाँ पर हुआ, मंगोलिया में हुआ। पिछली बार कहाँ पर हुआ था, वर्ष 2024 में मेघालय में। कहाँ पर हुआ आपका, मेघालय में। कब होता है, वर्ष 2024 में। और 25 में कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। तारीख क्या है इसकी, 13 जून 2025। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, आज के लिए इतने प्रश्न पर्याप्त हैं और हम अति शीघ्र मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इनको पढ़ते रहें, अच्छी तरह याद करें और आपके कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य बताएं। थैंक यू।